Good afternoon. In the last class we read about the life processes और कौन कौन सा लाइफ प्रोसेस था हम लोगों ने पढ़ा था, इम्पॉर्टेंट होता है। तो एक था ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, ठीक है। और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम क्या नेसेसरी के बारे में हम लोगों ने, इम्पोर्टेंस के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था कि क्यों इम्पॉर्टेंट है, और सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म में इसकी ज़रूरत क्यों नहीं पड़ती है, ठीक है। उसके बाद रेस्पिरेशन के बारे में हम लोगों ने समझा था। रेस्पिरेशन मीन्स कि ऑक्सीजन का एक्सचेंज, क्यों ज़रूरत है ये ऑक्सीजन का एक्सचेंज, क्योंकि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन करवाना है टू डाइजेस्ट द फूड। और उसके बाद मूवमेंट, मॉलिक्यूलर मूवमेंट्स के बारे में डिस्कस किया था हम लोगों ने। और अब ये क्वेश्चंस हैं कुछ। सो लेट अस सी कि व्हाई इज डिफ्यूजन इनसफिशिएंट टू मीट द ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट ऑफ मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म लाइक ह्यूमंस, ठीक है। इसका आंसर है पहले ही जो हम लोगों ने रीड किया कि जो सिंगल सेल है वो आपका एटमॉस्फेयर के डायरेक्ट कांटेक्ट में रहता है, तो वहाँ से डिफ्यूजन के थ्रू मटेरियल का एक्सचेंज हो जाता है। लेकिन जो कि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है उसमें क्या हो रहा है कि स्पेशलाइज्ड टिश्यू आर देयर टू परफॉर्म सम फंक्शन। तो ये आप डिफ्यूजन का ये बता सकते हैं कि क्यों डिफ्यूजन इनसफिशिएंट है। सो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट क्राइटेरिया डू वी यूज टू डिसाइड वेदर समथिंग इज अलाइव और नॉट। इस पे काफ़ी डिस्कस कर चुके थे कि इज मूवमेंट क्राइटेरिया इज अ होल सोल क्राइटेरिया। तो हम लोगों ने देखा था नहीं, क्योंकि देर आर एनिमल्स विच डोंट शो विजिबल मूवमेंट बट आर स्टिल अलाइव। सो एंड इवन प्लांट्स आर देयर। सो अपार्ट फ्रॉम मूवमेंट व्हाट एल्स वी डिस्कस्ड अबाउट द मॉलिक्यूलर मूवमेंट्स, ठीक है। मॉलिक्यूलर मूवमेंट्स हमें क्यों चाहिए? सबसे पहले मॉलिक्यूलर मूवमेंट्स आर रिक्वायर्ड फॉर मेंटेनेंस फंक्शन एंड growth function. So movement is the criteria. Then what are the outside raw materials used for by an organism? What are the outside raw materials used for by an organism? outside raw material का क्या यूज है, क्यों यूज करता है ऑर्गेनिज्म? तो सबसे पहले एनर्जी इनटेक की बात की थी, प्लस ऑक्सीजन की बात की थी। ऑक्सीजन चाहिए रेस्पिरेशन के लिए। रेस्पिरेशन क्यों चाहिए? क्योंकि हमें ब्रेक डाउन करना होता है मॉलिक्यूल को। उसके लिए मोस्ट प्रोमिनेंट रिएक्शन जो होता है वो होता है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन का। सो इसके लिए हमें आउटसाइड मटेरियल्स चाहिए, ठीक है। मटेरियल डज नॉट मीन्स कि सिर्फ फूड आइटम इज ए मटेरियल, ठीक है। इवन द गैसियस आर ऑल्सो मटेरियल। सो नाउ लेट अस सी फोर्थ क्वेश्चन, व्हाट प्रोसेसेस वुड यू कंसिडर एसेंशियल फॉर मेंटेनिंग ह्यूमन लाइफ। तो फूड एंड न्यूट्रिशन के बारे में हम लोग डिस्कस किए थे, एनर्जी चाहिए। देन वी डिस्कस्ड अबाउट रेस्पिरेशन, देन वी डिस्कस्ड अबाउट ट्रांसपोर्टेशन, देन वी डिस्कस्ड अबाउट एक्सक्रीशन, ठीक है। एक्सक्रीशन क्यों चाहिए? टॉक्सिक वेस्ट को बॉडी से रिमूव करने के लिए। ट्रांसपोर्टेशन क्यों चाहिए? क्योंकि हमारे पास स्पेशलाइज्ड टिश्यू है जो कि एक पर्टिकुलर फंक्शन को परफॉर्म करते हैं। सो एवरी टिश्यू इज नॉट डूइंग ऑल द वर्क्स। सो देर आर ए स्पेशलाइज्ड टिश्यू। तो कहीं एनर्जी कंज्यूम होता है, कहीं एनर्जी प्रोड्यूस होता है। तो जहाँ से प्रोड्यूस हो रही है एनर्जी, वहाँ से पूरे बॉडी में सारे सेल को एनर्जी मिले, इन सब चीज़ों के लिए हमें ट्रांसपोर्टेशन चाहिए। और सेल जो वेस्ट मटेरियल प्रोड्यूस कर रहा है उसको रिमूव करने के लिए भी हमको ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम की ज़रूरत है। सो नाउ ये प्रोसेसेस वगैरह हो गया जो हम लोगों ने पढ़ा अभी तक कि एसेंशियल फॉर मेंटेनेंस ऑफ लाइफ। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं नेक्स्ट सब टॉपिक जो कि न्यूट्रिशन है। अब देखो न्यूट्रिशन इज़ इम्पॉर्टेंट, और इसमें दो इम्पॉर्टेंट चीज़ आज हम लोग पढ़ेंगे, ऑटोट्रॉफिक और हेटेरोट्रॉफिक के बारे में। सो नाउ लेट अस सी, व्हेन वी वॉक और राइड बाइसाइकिल वी आर यूजिंग अप एनर्जी। साइकिल चला रहे हैं तो एनर्जी कंज्यूम हो रहा है, थक रहे हैं हम लोग। लेकिन even when we are not doing any apparent activity, energy is needed to maintain a state of order in our body. इस बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि when
इवन व्हेन वी आर स्लीपिंग ऑल्सो देयर इज एनर्जी विच इज रिक्वायर्ड। किस लिए? अब एक तो रेस्पिरेशन के लिए चाहिए और यही सारा चीज एक्सक्रीशन के लिए चाहिए। वेस्ट टॉक्सिक को बॉडी रिमूव कर रही है ऑन कंटिन्यूअस बेसिस, ठीक है। सो वी ऑल्सो नीड मटेरियल्स फ्रॉम आउटसाइड इन ऑर्डर टू ग्रो, डेवलप, सिंथेसाइज प्रोटीन एंड सब्सटेंस दैट आर नीडेड इन द बॉडी। तो एक तो देखो ये आउटसाइड रॉ मटेरियल का यूज बाय एन ऑर्गेनिज्म में ये वाला पॉइंट भी लगा सकते हैं हम लोग, ठीक है। सो नाउ लेट अस सी कि बॉडी का दो इंपॉर्टेंट फंक्शन, एक मेंटेनेंस, दूसरा ग्रोथ, ठीक है। ग्रोथ के लिए वी नीड टू सिंथेसाइज प्रोटीन, सो आउटसाइड मटेरियल्स आर रिक्वायर्ड। तो अब इसके लिए क्या है? द सोर्स ऑफ एनर्जी एंड मटेरियल इज द फूड वी ईट, ठीक है। तो अब यहां तक आ गए कि हम लोग जो बॉडी में एनर्जी को कंज्यूम कर रहे हैं उस एनर्जी का प्राइम सोर्स जो है वो है फूड विच वी ईट। सो नाउ लेट अस सी हाउ डू लिविंग थिंग्स गेट देयर फूड। लिविंग बीइंग में, लिविंग थिंग्स में प्लांट एंड एनिमल दोनों आएगा। द जनरल रिक्वायरमेंट फॉर एनर्जी एंड मटेरियल इज कॉमन इन ऑल ऑर्गेनिज्म। क्या रिक्वायरमेंट है? जनरल रिक्वायरमेंट फॉर एनर्जी एंड मटेरियल, ठीक है। एनर्जी और मटेरियल जो है हर एक ऑर्गेनिज्म को चाहिए, ठीक है, बट इट इज फुलफिल्ड इन डिफरेंट वेज, ठीक है। कोई ऑर्गेनिज्म जो है वो सिंपल आउटसाइड सब्सटेंस को यूटिलाइज करता है। कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जो कि कॉम्प्लेक्स आउटसाइड मैटर को यूटिलाइज करते हैं एनर्जी को डिराइव करने के लिए। तो अब जब कोई ऑर्गेनिज्म अगर सिंपल चीज़ों को इनटेक कर रहा है तो उसको डाइजेस्ट करने में, न्यूट्रिशन को डिराइव करने में उस चीज़ से उतना एनर्जी स्पेंड नहीं करना पड़ेगा, उतना कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर नहीं होगा। लेकिन जैसे हम लोग अपना एग्जांपल लेते हैं तो वी आर ईटिंग फूड विच इज़ वे मोर कॉम्प्लेक्स देन व्हाट अ सिंगल सेलुलर ऑर्गेनिज्म विल टेक। सो उनका डाइजेस्टिव सिस्टम वहाँ पे है ही नहीं क्योंकि सिंगल सेल है, सिंपल प्रोसेस होता है। हमारे यहाँ पे कॉम्प्लेक्स डाइजेस्टिव सिस्टम एक इलेबोरेट फंक्शन परफॉर्म कर रहा है जो कि हम लोग देखेंगे। सो सम ऑर्गेनिज्म यूज सिंपल फूड मटेरियल ऑब्टेन्ड फ्रॉम इनऑर्गेनिक सोर्सेस इन द फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, ठीक है। एंड दीज ऑर्गेनिज्म द ऑटोट्रॉफ इंक्लूड ग्रीन प्लांट्स एंड सम बैक्टीरिया। अब देखो प्लांट को देखा है खाते हुए? क्या नहीं। तो कहाँ से उसको एनर्जी आ रही है? सनलाइट के थ्रू एनर्जी आ रही है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर और सॉइल में जो न्यूट्रिएंट्स रहते हैं उससे, ठीक है। हम लोग अभी देखेंगे फोटोसिंथेसिस के बारे में डिटेल में आगे। सो अदर ऑर्गेनिज्म यूटिलाइजेस कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस। अदर ऑर्गेनिज्म में एग्जांपल हम खुद का भी ले सकते हैं। वी यूटिलाइज कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस। दीज कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस हैव टू बी ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर वन बिफोर दे कैन बी यूज्ड टू अपकीप द ग्रोथ ऑफ द बॉडी। अब कीप द ग्रोथ ऑफ द बॉडी का मतलब एनर्जी के बारे में कि कैसे हम एनर्जी ले रहे हैं। तो कुछ सब्सटेंस जैसे प्लांट हो गया, इंक्लूडिंग ग्रीन प्लांट एंड सम बैक्टीरिया, ये लोग क्या करेंगे? ये लोग कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर से फूड ऑब्टेन करेंगे। फूड मटेरियल ऑब्टेन फ्रॉम इनऑर्गेनिक सोर्सेज इन द फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। अदर ऑर्गेनिज्म यूटिलाइज कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस, ठीक है। इसको ब्रेक करने की जरूरत है, ब्रेक करके डाइजेस्ट करने की जरूरत है, और इन सब चीज़ों के लिए उस कॉम्प्लेक्स बीइंग में जरूरत होती है बायो कैटलिस्ट की, और इसको बोला जाता है एंजाइम। ये वो चीज़ होता है जो कि रेट ऑफ रिएक्शन को फास्ट करता है। कोई चीज़ धीरे से A to B में कन्वर्ट होगी, बायो कैटलिस्ट की मदद से वो चीज़ तुरंत हो जाएगी, ठीक है। सो विच इंक्रीजेज द रेट ऑफ रिएक्शन। दस the heterotroph survival depend directly or indirectly on autotroph. Heterotrophic organism include animal and fungi. So now let us see heterotrophic जो कि डिपेंड होते हैं दूसरों पे अपना फूड डिराइव करने के लिए, अपना न्यूट्रिशन को डिराइव करने के लिए। ऑटोट्रॉफ दे प्रोड्यूस ऑन देयर ओन, ठीक है। ऑटो हेट्रो नाम से भी पता चल रहा है, ऑटो ऑटोमेटिक खुद ही खाना बना लेते हैं, हेट्रो डिपेंडेंट अपॉन ऑटोट्रॉफ्स। सो अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के बारे में, ठीक है। इन जनरल प्लांट न्यूट्रिशन के बारे में। कार्बन एंड एनर्जी रिक्वायरमेंट ऑफ द ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म आर फुलफिल्ड बाय फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के बारे में सब लोग जानते हैं। इन दिस प्रोसेस इट इज द प्रोसेस इन विच by which autotroph
टेक इन सब्सटेंस फ्रॉम आउटसाइड। अब कौन सा सब्सटेंस ले रहे हैं, वील सी, एंड कन्वर्ट देम इनटू स्टोर्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी। दिस मटेरियल इज टेकन इन द फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। तो ये है वो फॉर्म, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, विच इज कन्वर्टेड इनटू कार्बोहाइड्रेट्स इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल। तो देख लो, चार चीजें अभी तक हम लोग समझे, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, वाटर चाहिए, किस में कन्वर्ट हो जाता है, कार्बोहाइड्रेट में, किसकी प्रेजेंस में, सनलाइट एंड क्लोरोफिल में। तो कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, सनलाइट और क्लोरोफिल होगा तो कार्बोहाइड्रेट बनेगा। अब नाउ कार्बोहाइड्रेट आर यूटिलाइज्ड फॉर प्रोवाइडिंग एनर्जी टू द प्लांट्स। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट से प्लांट को एनर्जी मिल रहा है। सो वी विल स्टडी हाउ दिस टेक्स प्लेस इन द नेक्स्ट सेक्शन। द कार्बोहाइड्रेट विच आर नॉट यूज्ड आर स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। अब ये देखिए, कार्बोहाइड्रेट बन गया प्लांट में, प्लांट ने क्या किया, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, सनलाइट, क्लोरोफिल के प्रेजेंस में कार्बोहाइड्रेट बना लिया, क्योंकि प्लांट को एनर्जी चाहिए ग्रोथ एंड मेंटेनेंस के लिए। अब वो एनर्जी जब कार्बोहाइड्रेट के फॉर्म में प्लांट ने बना लिया तो उसको यूटिलाइज करेगा, और जो उसको यूटिलाइज नहीं हो पाया, कुछ खाना हम लोग नहीं खा पाते हैं तो स्टोर करके रख लेते हैं। सिमिलर वे में प्लांट जो है वो जो खाना नहीं खा पाया जो उसने बनाया था उसको स्टार्च के फॉर्म में स्टोर करके रख देता है। ठीक है, विच सर्व्स एज एन इंटरनल एनर्जी रिजर्व टू बी यूज्ड व्हेन रिक्वायर्ड बाय द प्लांट। जब जैसे कभी कभी धूप ही नहीं निकल रही है, तो अभी पानी ही नहीं है, तो जो स्टोर्ड स्टार्च है, जो स्टोर्ड कार्बोहाइड्रेट है इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च, वो प्लांट को उस टाइम पे एनर्जी प्रोवाइड करेगा। A somewhat similar situation is seen in us, where some of the energy derived from food we eat is stored in the body in the form of glycogen. ठीक है, अब देखो ये सिमिलर फिनोमिना हमारे बॉडी में भी होता है। जब हम एनर्जी रिक्वायर्ड से ज़्यादा फूड इंटेक करते हैं तो वो जो एक्सेस फूड होता है वो ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर हो जाता है। इस वर्ड को आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, और एक प्रोसेस होता है, और फिर ग्लाइकोजन जब कन्वर्ट होता है तो एक और प्रोसेस होता है बॉडी में जिसके थ्रू वो कन्वर्ट होता है। तो अगर आप लोग इंटरनेट पे सर्च करेंगे तो ये बता सकते हैं कि कन्वर्जन ऑफ फूड, एक्सेस फूड टू ग्लाइकोजन और कन्वर्जन ऑफ ग्लाइकोजन टू फूड, इस प्रोसेस का क्या नाम है, आप लोग नेट पे सर्च कर सकते हैं। सो नाउ लेट अस सी ये फोटोसिंथेसिस का केमिकल रिएक्शन क्या हो रहा है। कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, वाटर चाहिए, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल व्हाट वी प्रोड्यूस, ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन एंड वाटर। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स जो कि इसको कॉन्स्टिट्यूट कर रहे हैं ये देख लीजिए। अब कार्बन डाइऑक्साइड है, वाटर है, क्लोरोफिल है, सनलाइट है, और ग्लूकोज प्रोड्यूस हो रहा है, ऑक्सीजन प्रोड्यूस हो रहा है और वाटर प्रोड्यूस हो रहा है। ठीक है, पता चल रहा है ना कि प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड इनटेक करता है, ऑक्सीजन को रिलीज करता है। अब लेट अस सी व्हाट एक्चुअली हैपेंस ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। द फॉलोइंग इवेंट अकर ड्यूरिंग दिस प्रोसेस। क्या हो रहा है, एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल। क्लोरोफिल क्या है, पिगमेंट है, ग्रीन कलर पिगमेंट। अब कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी। क्लोरोफिल एक पिगमेंट है जो कि एब्जॉर्ब करेगा सनलाइट को, फिर लाइट एनर्जी कन्वर्ट होगा केमिकल एनर्जी में, एंड स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, दूसरा प्रोसेस। तीसरा क्या होगा, रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टू कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड का रिडक्शन हो रहा है कार्बोहाइड्रेट पे, वाटर मॉलिक्यूल का स्प्लिटिंग हो रहा है इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। ये हो कैसे रहा है, लाइट एनर्जी जो है वो कन्वर्ट हो रही है केमिकल एनर्जी में, और उससे ये प्रोसेस हो रहा है। और लाइट एनर्जी कैसे एब्जॉर्ब हो रही है, क्लोरोफिल से। सिंपल 3 स्टेप्स। सो दीज स्टेप्स नीड नॉट टेक प्लेस एट वन आफ्टर अनदर इमीडिएटली। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल डेजर्ट प्लांट टेक अप कार्बन डाइऑक्साइड एट नाइट एंड प्रिपेयर एन इंटरमीडिएट विच इज एक्टेड अपॉन बाय द एनर्जी एब्जॉर्ब्ड बाय क्लोरोफिल ड्यूरिंग द डे। तो ये तीनों पार्ट जो है ये एक साथ नहीं होते हैं, जरूरी नहीं है कि एक साथ हो, कभी कोई पार्ट हो जाएगा, कभी कोई और पार्ट होगा। इसका एग्जांपल यहाँ पे डेजर्ट प्लांट के बारे में दिया हुआ है जो कि कार्बन डाइऑक्साइड को नाइट में एब्जॉर्ब करेगा और फिर एक इंटरमीडिएट बना के जो कि
जिसपे एनर्जी एब्जॉर्ब बाय क्लोरोफिल एक्ट करेगा स्प्लिट करने में चीजों को. सो लेट अस सी हाउ ईच ऑफ द कंपोनेंट ऑफ द अबव रिएक्शन आर नेसेसरी फॉर द फोटोसिंथेसिस. अब देखो यहाँ पे सबसे पहले ये लीफ का क्रॉस सेक्शन दिया हुआ है, कट किया गया है. मेन मिडरिप बोलते हैं इसको, जो बड़ा सा वेन आपको दिखता है, और ये छोटा वेन, और ये जो लीफ का पार्ट है इसको बोला जाता है लैमिना और लीफ ब्लेड, और ये सेंट्रल वेन को मिडरिप बोला जाता है. ठीक है, अब यहाँ पे देखो ये मिडरिप जो है यहाँ पे फ्लोएम और जाइलम ऐसे बना हुआ है. तो ये एक स्ट्रक्चर आप याद रखिए. अब देखो इसी का क्रॉस सेक्शन दिखाया गया है. तो सबसे पहले वैक्सीक्यूटिकल अपर एपिडर्मिस, अपर लेयर अपर एपिडर्मिस, लोअर एपिडर्मिस. ठीक है, अब इन दोनों के बीच में क्या है? क्लोरोप्लास्ट, एयर स्पेस है ये, और गार्ड सेल्स हैं. ठीक है, गार्ड सेल्स हैं, ये एयर स्पेस हो गया ये, और ये हो गए क्लोरोप्लास्ट. सो नाउ लेट अस सी. ये फिगर हम लोगों को क्रॉस सेक्शन ऑफ लीफ पता चल गया. अपर लेयर हो गया अपर एपिडर्मिस, लोअर लेयर हो गया लोअर एपिडर्मिस, इधर हो गया क्लोरोप्लास्ट एंड देन एयर स्पेसेस, और यहाँ पे गार्ड सेल. गार्ड सेल कहाँ पे? ये देख लो, लोअर एपिडर्मिस में. ठीक है, नाउ लेट अस सी these steps need not take place. ये वाला पैराग्राफ हो गया. let us see how each component of the above reaction are necessary for the photosynthesis. if you carefully observe a cross section of a leaf under microscope you will notice some cell contain green dots. ठीक है, these green dots are called cell organelles called chloroplast which contain chlorophyll. ये green dots chloroplast है जिसके अंदर chlorophyll होता है. Let us do an activity which demonstrate the chlorophyll is essential for photosynthesis. तो अभी एक हम लोग एक्सपेरिमेंट करेंगे, एक्टिविटी देखेंगे, उसमें ये पता चलेगा कि कैसे क्लोरोफिल इज एसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस. सो लेट अस सी. टेक अ पॉटेड प्लांट विथ वेरीगेटेड लीव्स. वैसा लीव्स है ये जो कि ग्रीन और वाइट, ग्रीन वाइट वाला लीव्स देखा होगा ना आप लोगों ने मनी प्लांट का. तो उस तरह का प्लांट लेना है हम लोगों को. फॉर एग्जांपल मनी प्लांट और क्रोटॉन्स. नाउ कीप द प्लांट इन डार्क रूम फॉर 3 days. अब देखो यहाँ पे 3 days तक हम लोगों को प्लांट को डार्क रूम में रखना है. अब प्लांट को डार्क रूम में रख दिया तो उसको सनलाइट नहीं मिलेगा. ठीक है, सनलाइट नहीं मिलेगा तो ये फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस नहीं होगा. तो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस नहीं होगा अगर, तो कार्बोहाइड्रेट्स नहीं बनेगा, और अगर कार्बोहाइड्रेट नहीं बना तो प्लांट को जो एनर्जी रिक्वायर्ड था वो कहां से आएगा? स्टोर्ड स्टार्च से. तो स्टोर्ड स्टार्च यूटिलाइज होगा. तो समझे ये चीज. कीप द प्लांट इन डार्क रूम फॉर 3 days सो दैट ऑल स्टार्च गेट यूज्ड अप. अभी तक क्या बताया? प्लांट जो है वो फोटोसिंथेसिस करके कार्बोहाइड्रेट बनाता है, और कार्बोहाइड्रेट जो है वो कुछ यूटिलाइज होता है और कुछ स्टार्च के फॉर्म में रह जाता है जो कि यूटिलाइज नहीं हुआ. अब जब मैं प्लांट को 3 दिन तक अंधेरे कमरे में रख दूंगा तो फोटोसिंथेसिस नहीं करेगा. जब नहीं करेगा तो स्टोर्ड खाने को वो खाएगा, यूटिलाइज करेगा, और वो क्या है? स्टार्च है. तो स्टार्च गेट यूज्ड अप. नाउ कीप द प्लांट इन सनलाइट फॉर 6 hours. तो अब 6 hours तक जब तुमने दोबारा रखा प्लांट को सनलाइट में, तो दोबारा से वो प्लांट फोटोसिंथेसिस करेगा. नाउ फोटोसिंथेसिस कौन सा पार्ट करता है? ग्रीन पार्ट. ग्रीन पार्ट क्यों करता है? क्योंकि वो होता है क्लोरोप्लास्ट जिसके अंदर होता है क्लोरोफिल, एंड क्लोरोफिल इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट इज रिक्वायर्ड फॉर द फोटोसिंथेसिस. नाउ 6 घंटे तक जब हमने प्लांट को रख दिया, 3 दिन अंधेरे कमरे में रखने के बाद, तो 6 घंटे में कुछ फोटोसिंथेसिस हुआ होगा. ठीक है, और वो फोटोसिंथेसिस उस पार्ट में हुआ होगा जहां पे ग्रीन पार्ट है. तो मान लो एक लीफ है इस तरह का, और इसका ये ग्रीन पार्ट है. अगर मैं अभी स्टार्च का टेस्ट करूंगा तो सारा ब्लू कलर दिखा देगा, लेकिन मैंने अंधेरे कमरे में 3 दिन रख दिया तो इन पोर्शन से स्टार्च यूटिलाइज हो गया. अब 6 घंटे तक जब दोबारा धूप में रखा तो सिर्फ ग्रीन पोर्शन ने स्टार्च बनाया, और अब स्टार्च का टेस्ट कर रहा हूं तो सिर्फ ग्रीन पोर्शन ही ब्लू ब्लैक में कन्वर्ट हो रहा है इन द प्रेजेंस ऑफ आयोडीन. ये स्टार्च का टेस्ट हम लोगों को आता है, बहुत कॉमन टेस्ट है ये. प्लक अ लीफ और मार्क, ग्रीन एरिया को मार्क करना है हमको, देन
Dip leaf in the boiling water for few minutes. After this, immerse it in the beaker containing alcohol and then carefully place the above beaker in the water bath. Heat till alcohol begins to boil. तो ये प्रोसेस करो, पानी में रख के, अल्कोहल में रख के बॉईल करना है. अब what happens to the color of the leaf? What is the color of the solution? Now dip the leaf in dilute solution of iodine. अब आयोडीन में किया तो जहां जहां पे स्टार्च होगा वहां पे ब्लू ब्लैक कलर आ जाएगा. तो इससे क्या पता चलता है कि ब्लू ब्लैक कलर भी वहीं पे आया जहां पे ग्रीन कलर है. सो क्लोरोफिल इज इंपॉर्टेंट फॉर, एसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस. ठीक है, ये सिंपल एक्सपेरिमेंट समझ में आया कि नहीं आया? एक प्लांट दिया हुआ है, वो प्लांट जो है उसमें व्हाइट और ग्रीन पोर्शन रखा है हमने, वैसा प्लांट का लीफ चुना. उस प्लांट को 3 दिन तक रूम में बंद कर दिया, अंधेरे रूम में. फोटोसिंथेसिस हुआ नहीं तो लीफ का स्टार्च यूटिलाइज हो गया. अब पूरे लीफ में स्टार्च नहीं है. अब जब दोबारा उसको सनलाइट में एक्सपोजर दोगे तो दोबारा से फोटोसिंथेसिस होगा, और जहां जहां पे ग्रीन पार्ट है वहां वहां पे स्टार्च एंड कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मेशन होगा. और जब स्टार्च टेस्ट करेंगे आयोडीन के साथ तो ब्लू ब्लैक दे देगा कलर. सिंपल. तो इसलिए इस एक्टिविटी से ये पता चलता है कि क्लोरोफिल इज एसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस. इतना आ गया सबको समझ में? सो नाउ लेट अस स्टडी हाउ द प्लांट ऑब्टेन कार्बन डाइऑक्साइड. तो अभी पता चल गया कि सेल ऑर्गेनिल क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल होता है. अब नाउ लेट अस सी हाउ दे ऑब्टेन द कार्बन डाइऑक्साइड. वी हैड टॉक्ड अबाउट स्टोमाटा, figure 6.3, which are tiny pores present on the surface of the leaf. लीफ के सरफेस पे टाइनी पोर्स होता है, उसके थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज होता है. मैसिव अमाउंट ऑफ गैसियस एक्सचेंज टेक्स प्लेस इन द लीव्स थ्रू दीज पोर्स. ठीक है, फॉर द पर्पस ऑफ फोटोसिंथेसिस. बट इट इज इंपॉर्टेंट टू नोट हियर दैट एक्सचेंज ऑफ गैसेस अकर अक्रॉस द सरफेस ऑफ द स्टेम, रूट्स एंड लीव्स एज वेल. तो अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पार्ट, कोई बोलेगा सिर्फ प्लांट के लीफ से ही हो रहा है क्या? तो नहीं, रूट से भी हो रहा है, स्टेम से भी हो रहा है गैसेस का एक्सचेंज. ठीक है. सिंस लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर कैन बी लॉस्ट थ्रू द स्टोमाटा, द प्लांट क्लोजेस दीज पोर्स व्हेन इट डज नॉट नीड कार्बन डाइऑक्साइड. तो पोर्स है, इसके थ्रू मेरे को एक्सचेंज ऑफ गैसेस होना है. कार्बन डाइऑक्साइड जब चाहिए होगा तो लीफ में टाइनी पोर्स ओपन हो जाएंगे और कार्बन डाइऑक्साइड ले लेंगे अंदर. लेकिन ये जो पोर्स ओपन होते हैं तो इससे वाटर भी बाहर चला आता है, इसलिए इसको क्लोज कर दिया जाता है प्लांट द्वारा खुद ही, जब उसको कार्बन डाइऑक्साइड नहीं चाहिए. क्यों? क्योंकि वाटर का लॉस को वो मिनिमाइज कर सके. सो द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ पोर इज ए फंक्शन ऑफ गार्ड सेल. और ये गेट को बंद करना और खोलना ये गार्ड का फंक्शन होता है. उसी तरह यहाँ पे भी गार्ड सेल का फंक्शन है, ऐसे याद रख लीजिए. सो द गार्ड सेल्स स्वेल व्हेन वाटर फ्लोज इन देम, causing stomatal pore to open. Similarly, pore close if guard cell shrinks. ठीक है, तो ये दो इंपॉर्टेंट चीज हमने पढ़ा. क्लोरोफिल की जरूरत होती है, क्लोरोप्लास्ट में प्रेजेंट होता है, और गार्ड सेल होता है जो कि स्टोमेटल पोर को क्लोज और ओपन करता है. क्लोज कब करेगा? जब श्रिंक हो जाएगा, जब वाटर फिल्ड हो जाएगा तो ओपन कर देगा. तो अभी तक हम लोगों ने कार्बन डाइऑक्साइड और क्लोरोफिल का इंपॉर्टेंस पढ़ा इन फोटोसिंथेसिस. नाउ एक और एक्टिविटी आ गई है. अब इसमें क्या बोला गया है कि टेक 2 हेल्दी पॉटेड प्लांट. अब 2 प्लांट लेना है मेरे को. ठीक है, कीप देम इन डार्क फॉर 3 days. डार्क पे रख दिया. इस 3 दिन डार्क में रखने का कंसेप्ट अब समझ में आ गया. स्टार्च को यूटिलाइज कराना है. नाउ प्लेस ईच प्लांट ऑन सेपरेट ग्लास प्लेट. ग्लास प्लेट के ऊपर रख लीजिए जहां पे पोटेशियम हाइड्रोक्साइड रखा हुआ है जो कि कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब कर देता है, और एक ढक्कन से ढक देना है दोनों प्लांट को. तो 2 प्लांट को 3 दिन तक मैंने रखा पहले डार्क रूम में. उसके बाद मैं ला के बेल जार से कवर करके वैसलीन से सील करके एक प्लेट के ऊपर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड डाल दिया एक में, और दूसरे में पोटेशियम हाइड्रोक्साइड नहीं डाला. तो जहां पे मैं पोटेशियम हाइड्रोक्साइड डाल दूंगा तो वो यहाँ का कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब कर लेगा. अब जब कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब हो गया तो ये वाला प्लांट फोटोसिंथेसिस नहीं करेगा और ये वाला प्लांट फोटोसिंथेसिस करेगा. तो ये वाला प्लांट में जब स्टार्च का टेस्ट करेंगे तो वो ब्लू ब्लैक ज्यादा आएगा, इसमें नहीं आएगा. So what you can conclude from this activity? Based on 2 activity performed, can we design an experiment to demonstrate that sunlight is essential for photosynthesis? ये बताओ. अब ये 2 के बेसिस पर, एक में क्या किया हमने, कार्बन डाइऑक्साइड हटा दिया. अब फोटोसिंथेसिस हटाने के लिए इसमें तुम कवर कर देना, इसको ओपन रखना,
3 दिन डार्क रूम में रखने के बाद, तो ये तब भी फोटोसिंथेसिस नहीं करेगा, और ये जो सनलाइट के प्रेजेंस में प्लांट होगा वो फोटोसिंथेसिस कर देगा। तो स्टार्च का टेस्ट करने पे हमें ये पता चल जाएगा। So far we have talked about 2 autotroph, how autotroph meet their energy requirement, but they also need other raw material for building their bodies। ठीक है, क्या water used in photosynthesis is taken up from the soil by roots in terrestrial plant। ये देखिए यहाँ पे वाटर जो है वो रूट्स के थ्रू लिया जाता है। अदर मटेरियल लाइक नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आयरन, मैग्नीशियम आर टेकन अप फ्रॉम सॉइल। नाइट्रोजन जो है वो सॉइल से लिया जाता है, ठीक है, एटमॉस्फेयर से नहीं। नाइट्रोजन इज एन एसेंशियल एलिमेंट यूज्ड इन द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन एंड अदर कंपाउंड। प्रोटीन इज रिक्वायर्ड, बिल्डिंग ब्लॉक्स। सो दिस इज टेकन अप इन द फॉर्म ऑफ इनऑर्गेनिक नाइट्रेट्स एंड नाइट्राइट्स, or it is taken up as organic compound which have been prepared by bacteria from atmospheric nitrogen। तो अभी तक हम लोगों ने ऑटोट्रॉफ्स के बारे में पढ़ा, प्लांट्स के बारे में पढ़ा, और ये देखा 2 एक्सपेरिमेंट से कि कैसे कार्बन डाइऑक्साइड इंपॉर्टेंट है, कैसे क्लोरोफिल इंपॉर्टेंट है, और एक डिजाइन हम खुद भी कर लेंगे कि कैसे सनलाइट भी इंपॉर्टेंट है। 3 दिन तक प्लांट को दो प्लांट को बंद रखिए, फिर दोनों प्लांट को बाहर निकाल दीजिए, एक को बेल जार में ढक के उसमें ब्लैक कवर लगा दीजिए, तो ये फोटोसिंथेसिस नहीं करेगा, ये करेगा। और चेक कैसे होगा, तो वही लीफ प्लग करो, बॉईल करो, आयोडीन डालो, ब्लू ब्लैक हो गया, स्टार्च का प्रेजेंस को इंडिकेट कर दिया। स्टार्च यहाँ पे होगा वहां पे फोटोसिंथेसिस हुआ, जहां पे स्टार्च नहीं है वहां पे फोटोसिंथेसिस नहीं हुआ है, सिंपल चीज। So in the next class we will read about heterotrophic nutrition। तो heterotrophic थोड़ा सा एक बार ओवरव्यू देख लेते हैं कि heterotrophic में क्या क्या पढ़ेंगे। सबसे पहले ऑर्गेनिज्म, हाउ डू ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन देयर न्यूट्रिशन। उसके बाद अब यहाँ पे ये न्यूट्रिशन इन अमीबा के बारे में रखा हुआ है। ये बाहर एक फूड पार्टिकल है, ये चारों तरफ उसका घेरा बना के अंदर स्वेलो कर लेता है और फिर डाइजेस्ट करके एक्सक्रीट कर देता है, सिंपल। अब नाउ ह्यूमन बीइंग में न्यूट्रिशन के बारे में देखेंगे हम लोग। ह्यूमन बीइंग में न्यूट्रिशन के बारे में देखेंगे, यहाँ च्यूइंग हो रहा है, फिर स्टमक, लीवर, ये सब देखेंगे हम लोग, तो काफ़ी इंटरेस्टिंग पार्ट है। देन स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में बताया गया है, बाइल जूस के बारे में बताया गया है, ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन। ओके, सो ये सब चीज़ें हम लोग आगे देखने वाले हैं। उसके बाद ये डेंटल डीके के भी बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे। नाउ फिर आता है दूसरा प्रोसेस, लाइफ प्रोसेस, जो कि है रेस्पिरेशन, ठीक है, उसके बारे में पढ़ा जाएगा। फिर ये एटीपी, एडीपी के बारे में कुछ दिया हुआ है। जो भी एनर्जी हम यूटिलाइज करते हैं वो एटीपी के फॉर्म में करते हैं, तो ये हम लोग पढ़ेंगे आगे। तो देखो काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ आने वाली है आगे। और फिर ये लंग्स और रेस्पिरेशन का फंक्शन हो गया, तो काफ़ी इलैबोरेट चैप्टर है ये। सो सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।